नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 9th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वह सभी इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी इस एग्जाम से जुड़ी और एनवायरमेंटल साइंस के हर एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल मुफ्त है। तो क्वेश्चन नंबर 1, islands 1 and 2 and 3 lie off the mainland coast. Which one of the following statements about species richness is consistent with the theory of island biogeography? तो आइलैंड 1, 2 और 3 है और मेन लैंड से वो कटा हुआ है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। ए, आइलैंड 2 हैज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस बिकॉज इट हैज द लोएस्ट एरिया। सबसे छोटा एरिया है तो हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस होगा। ये बात सही नहीं है, सबसे ज्यादा स्पीशीज यहाँ होंगी क्योंकि सबसे छोटा एरिया है। ये बात सही नहीं है। बी, आइलैंड 3 हैज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस बिकॉज इट इज लार्ज एंड फारदेस्ट फ्रॉम द मेनलैंड। ये भी सही नहीं, क्योंकि जो सारे जीव जंतु हैं वो मेनलैंड से ही आएंगे, तो अगर ये मेनलैंड से दूर है तो स्पीशीज रिचनेस कम होगा ना कि ज्यादा। सी है, आइलैंड 1 हैज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस बिकॉज इट इज लार्ज एंड क्लोजेस्ट टू द मेनलैंड। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर कोई एरिया अच्छा खासा है और वो मेनलैंड के पास है, मतलब जीव जंतु जो है प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन से भाग के यहाँ से यहाँ आएंगे और स्पीशीज रिचनेस यहाँ ज्यादा होगा। और थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी भी यही है। आइलैंड 1 and 3 हैव इक्वली हाई स्पीशीज रिचनेस बिकॉज दे हैव रफली द सेम एरिया। नहीं, सेम एरिया है लेकिन दूरी मेनलैंड से 3 की, आइलैंड 3 की ज्यादा है, सो स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे कम होगा। पर ये आइलैंड 1 मेनलैंड के पास है तो जीव जंतुओं का आवागमन यहाँ आसानी से हो सकता है, इसलिए स्पीशीज रिचनेस 1 पर ही ज्यादा होगा। तो आंसर होगा सी, आइलैंड 1 हैज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस बिकॉज इट इज लार्ज एंड क्लोजेस्ट टू द मेनलैंड। और इसके आगे देख लेते हैं थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी क्या कहती है। The theory of island biogeography explains that the biodiversity and number of species inhabiting an island is impacted by the island's land size and degree of isolation. मतलब कितनी दूरी पर है। Larger, less isolated islands have higher number of species, while smaller, more isolated islands have lower number of species. मतलब मेनलैंड के जितना पास होगा आइलैंड और आकार में जितना बड़ा होगा, स्पीशीज रिचनेस उतना ही ज्यादा होगा। और यही है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ पॉलीगाइनस हमिंग बर्ड स्पीशीज, males defend and monopolize nectar rich plants which are the resources, and females visit these plants for nectar, and the defending male will have access to all visiting females for mating. Under which scenario is polygyny expected to be the highest? पॉलीगाइनी मतलब जब एक मेल कई सारे फीमेल्स के साथ संपर्क में आता है तो उसको पॉलीगाइनी कहते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि हमिंग बर्ड मेल स्पीशीज जो होता है वो किसी एक नेक्टर रिच प्लांट को कैप्चर कर लेता है और जब फीमेल वहां आती है तो उसके साथ वो मेट करता है। तो किस स्थिति में जो ये मीटिंग की प्रक्रिया है, एक मेल और मल्टीपल फीमेल्स की मीटिंग की प्रक्रिया, वो मैक्सिमम होगी। ए, रिसोर्स आर अबंडेंट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज बहुत हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज होगा तो हर मादा एक ही तरफ नहीं आएगी, फिर वो अलग अलग जगह जाएगी। ठीक है, रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड क्लम्प्ड, कि रिसोर्सेज अबंडेंट है और क्लम्प्ड है, कुछ ही जगह पे हैं। तो मतलब कुछ ही जगह पर मेल ने उनको ऑक्युपाई कर लिया, 4 पौधे हैं, 4 ही पौधे हैं, तो 4 मेल्स ने उनको ऑक्युपाई कर लिया, क्लम्प्ड है रिसोर्सेज, और उसके बाद सारी फीमेल्स उन्हीं चारों में से कहीं जाएंगी। तो मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं किसी, वो जो है उन्हीं चारों पौधों में जाएंगी जहां मेल्स हैं। तो मैक्सिमम फीमेल्स का जो आदान प्रदान होगा वो मेल्स के साथ होगा। तो इसलिए इस केस में, जबकि रिसोर्सेस तो बहुत हैं लेकिन क्लम्प्ड है, कुछ ही मुट्ठी में हैं और उन सब जगह मेल्स का अधिकार है, तो पॉलीगाइनी मतलब एक मेल का कई सारे फीमेल्स के साथ संपर्क ज्यादा होगा। तो आंसर होगा बी, सी ऑप्शन। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज अगर कम है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी हाल में रिसोर्स अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर फीमेल्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। फिर है रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें भी नहीं। रिसोर्सेज अगर अबंडेंट है, बहुत सारे हैं, और क्लम्प्ड है, कुछ ही जगह पर है, जो सारी फीमेल्स उन्हीं कुछ जगह पे आएंगी जहां पहले से मेल है और वो संपर्क में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 3, ओवरफिशिंग रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी फॉर सी लायंस इन कैलिफोर्निया।
ओवर फिशिंग हुई तो कैलिफोर्निया में मछलियां कम हुई, तो सी लायंस के लिए खाना कम पड़ गया, causing a decline in their population size. उसकी वजह से सी लायंस की संख्या कम हो गई. In 1972, under the US Endangered Species Act, fishing was banned from sea lion foraging areas. तो 1972 में यूएस एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट के तहत जहां जहां सी लायंस रहते हैं वहां फिशिंग को बैन कर दिया गया ताकि उनकी पॉपुलेशन मेंटेन हो सके. Subsequently, the population of sea lions increased in a logistic form as shown in the figure. और उसके बाद सी लायंस का पॉपुलेशन बढ़ने लगा. किस तरह से? ऐसे, इस तरह से एस शेप्ड कर्व. The per capita growth rate is highest in the interval and the population growth rate is highest in the interval. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन रेट किस रेट से बढ़ा. तो पॉपुलेशन रेट जो हाईएस्ट है वो इंटरवल 2 में है, क्योंकि यहां से सीधे वो एकदम स्टीप अप हो जा रहा है, स्लोप एकदम अप हो जा रहा है. यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा और यहाँ भी पॉपुलेशन स्टैटिक हो गया है, पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ 2 में ज्यादा है. ठीक है, तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा या तो डी होगा. अब कह रहा है कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट वो भी किस इंटरवल में ज्यादा है, वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन दिखाना चाहती हूँ. द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ और पर कैपिटा ग्रोथ रेट इक्वल्स द बर्थ रेट माइनस द डेथ रेट डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन साइज. तो बर्थ रेट जितने पैदा हुए उसमें से जितने मर गए उसको माइनस कर दो और उसको जो पॉपुलेशन साइज है उससे डिवाइड कर दो, वही होता है पर कैपिटा ग्रोथ रेट. ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर कैपिटा ग्रोथ रेट मतलब बर्थ ज्यादा है डेथ से, तभी ये पॉपुलेशन आगे इंक्रीज कर पाई है, क्योंकि यहाँ पर फिर जाके स्टैटिक हो गई है, मतलब कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट इस एरिया में ज्यादा नहीं था, तो वरना यहाँ स्टैटिक नहीं होता और बढ़ता पॉपुलेशन. तो इसलिए आंसर होगा ए, की जो इंटरवल 1 है इसमें पर कैपिटा ग्रोथ रेट ज्यादा है और इंटरवल 2 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है. ठीक है, तो आंसर होगा ए. आगे बढ़ते हैं. Question number 4 की ओर. The mode of speciation in snakes in the Western Ghats is predominantly allopathic. A researcher wants to quantify diversification of snakes in this range. From the options given below, choose the most cost and time effective way to sample snakes. Speciation का मतलब क्या होता है कि species का बदलना, species का डिविजन होना. स्पेसिएशन स्नेक में जो वेस्टर्न घाट में होता है मोस्टली एलोपैट्रिक होता है. अब रिसर्चर चाहता है कि हम क्वांटिफाई करें कि कितना स्पीशीज डाइवर्स हुआ, कितना अलग अलग बदलाव हुआ स्नेक्स में. तो अब उसको सैम्पलिंग करना है, तो सैम्पलिंग कहाँ करनी चाहिए? अक्रॉस एलिवेशन ग्रेडियंट मतलब पहाड़ के स्लोप के ऊपर, अक्रॉस बैरियर्स सच एज वैलीज एंड रिवर्स. तो रिवर्स और वैलीज के जो एक बैरियर का नेचुरल बैरियर का काम करते हैं उसके इर्द गिर्द, या इंटेंसिवली इन 1 और 2 रैंडम लोकेशंस. तो इंटेंसिवली 1 और 2 रैंडम लोकेशंस पे कभी सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत तरीका है सैम्पलिंग का, तो सी नहीं होगा. इंटेंसिवली अक्रॉस द एंटायर माउंटेन रेंज. और सैम्पलिंग अगर आप पूरे माउंटेन रेंज की तरफ करोगे तो वो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा. अब बचा ए और बी. पर सही आंसर से पहले अगर आप एक बार समझ लीजिए कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो है यहाँ. तो पहले हम उसको देखेंगे कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, फिर आप डिसाइड करिएगा आंसर. ठीक है, व्हाट इज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन? एलो मींस अदर एंड पैट्रिक मींस होमलैंड. व्हेन टू पॉपुलेशंस species are separated by a geographical barrier like a mountain or a ridge such that the gene flow between them stops and they finally evolve into two distinct species living in two distinct areas. This is called allopatric speciation. So a geographical barrier is a major cause of allopatric speciation. Thank you. ठीक है, तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में ज्योग्राफिकल बैरियर ही मेजर कॉज होता है. तो ज्योग्राफिकल बैरियर क्या होगा? बी, अक्रॉस बैरियर सच एज वैली एंड रिवर्स. क्लियरली लिखा है कि बैरियर है, तो वैली और रिवर जो बैरियर का काम कर रहा है उसके इर्द गिर्द एक तरफ और दूसरी तरफ में डाइवर्सिफिकेशन होगा. और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन को क्वांटिफाई करना है तो आपको बैरियर्स के इर्द गिर्द इधर साइड, दोनों साइड में आपको देखना होगा, सैम्पलिंग करनी होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Conservation biologists have debated whether protected areas should be designed such as a single large patch or as several small patches, assuming that the total area is the same for the two designs. Which one or more of the options describes the conservation benefits of several small patches? तो conservation biologist का अलग अलग मत होता है. कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़े एरिया में conservation करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स में conservation करना चाहिए. तो कैसे करना चाहिए?
अगर छोटे छोटे पॉकेट्स में हम कंजर्वेशन करते हैं एनिमल्स का, तो उसका क्या फायदा है? लोअर रेट ऑफ लोकल एक्सटेंशन, नो. लोअर रेट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नो. लोअर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस अक्रॉस द पॉपुलेशन, या लोअर पॉपुलेशन साइजेस. उसका सबसे बड़ा फायदा होता है लोअर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस अक्रॉस द पॉपुलेशन. अगर आपने अलग अलग पॉकेट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में एनिमल्स को कंजर्व किया है, तो अगर एक बीमारी किसी एक पॉपुलेशन को लगी तो वो अलग है, दूसरे पॉकेट में नहीं पहुंचेगी. और अगर एक ही जगह सबको कंजर्व करेंगे, बड़ा सा एक पैच में करेंगे, तो एक जगह बीमारी लगी तो उस पूरे पॉपुलेशन में फैलेगी. इसलिए अच्छा तरीका ये होता है कि छोटे छोटे पॉपुलेशन को अलग अलग पैचेस में कंजर्व करना चाहिए. ठीक है, तो लोअर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस अक्रॉस द पॉपुलेशन, ये होगा सही उत्तर. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6. Which one or more options is an example of niche partitioning between species? Niche partitioning. तो पहले बताइए कि niche क्या होता है. The term niche partitioning refers to the process by which natural selection drives competing species into different patterns of resource use or different niches. A species niche encompasses both the physical and environmental conditions it requires and the interactions it has with other species. तो बेसिकली कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए नीश पार्टीशनिंग होती है. तो क्या होगा? टेम्पोरल सेपरेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब समय के हिसाब से एक्टिविटी अलग अलग करें. मतलब एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही हैबिटेट में अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, पर वो अलग अलग टाइम पे एक्टिव होते हैं, अलग अलग टाइम पे खाना ढूंढते हैं, तो वो भी एक तरीका हुआ. डाइट स्पेसिएशन की, एक ही इन्वायरमेंट में रह के कुछ जंतु सिर्फ यही पौधा खाएंगे, कुछ जंतु दूसरा पौधा खाएंगे, तो उससे भी उस सेम इन्वायरमेंट में वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर सकते हैं. सी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है. पर डी वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फोरेजिंग हाइट्स. जैसे कि एक बड़ा पेड़ है, उसमें 10 जानवर रहते हैं, पर कोई जो जानवर है वो टॉप का खाता है पत्ता, कोई जानवर पेड़ के एकदम नीचे का पत्ता खाता है, तो सभी जानवर उस एक पेड़ पे रह सकते हैं निर्भर, क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स में पेड़ के पत्ते को खा रहे हैं. तो वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयरिंग ऑफ फोरेजिंग हाइट्स. स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है लेयर, फोरेजिंग मतलब होता है चारा करना या खाना या प्लांट्स खाना. तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते हैं कि कुछ जानवर नीचे के पौधे खाएंगे, कुछ जानवर ऊपर के पौधे खाएंगे, कुछ जानवर टॉप का पौधा खाएगा, तो उस तरह से आप एक ही इन्वायरमेंट में या एक ही पेड़ पर रहते हुए भी आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं. तो सही उत्तर होगा ए, बी और डी, कि एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए आप नीश पार्टीशनिंग कर लेते हैं और उससे कंपटीशन को अवॉइड कर लेते हैं. ठीक है. Question 7. In an assemblage of coexisting wildcat species, the size of canine teeth was found to be strikingly different between these species. Which one or more of the following statement explains this observation? मतलब coexisting cat species है, ठीक है, पर जो canine teeth है ना, वो different है. canine teeth मतलब आगे के दांत वो अलग हैं. Which one or more of the following statement explains this observation? तो आपको क्या लगता है कि जो दांत अलग अलग हैं बिल्लियों के, जब सभी बिल्लियां साथ ही रहती हैं, क्यों अलग अलग हैं? ए, differences in the size of canine teeth were driven by the size of prey captured by different species. मतलब अलग अलग साइज के अगर आपने शिकार किए हैं तो आपके दांत भी उस तरह से इवॉल्व होते हैं. तो ये बात सही है. जैसा आप खाना खाते हैं, आप ह्यूमंस में भी देखा जाता है, जैसा जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनका केनाइन टीथ ज्यादा डेवलप्ड होता है, और जो लोग ज्यादा वेजिटेरियन खाते हैं उनका केनाइन टीथ उतना डेवलप नहीं होता है. तो जैसा शिकार करेगी बिल्ली, जितना बड़ा या छोटा, उस हिसाब से उसका दांत उतना डेवलप्ड होगा. दूसरा, डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ केनाइन टीथ आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? ये कह रहा है कि डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ केनाइन टीथ का जो साइज में डिफरेंस है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से होता है. तो एक बार देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है. यहाँ देखिए, divergent evolution occurs when two groups of the same species evolve different traits within those groups in order to accommodate for differing environmental and social pressures. मतलब एक ही स्पीशीज है पर उसमें दो पॉपुलेशन के ग्रुप हो जाते हैं, और वो अब अगेन अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालने के लिए और जो प्रेशर है रिसोर्सेज पे उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सेम ही स्पीशीज के दो अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं. जैसे इन बिल्लियों में किसी का दांत बड़ा है, किसी का छोटा. दूसरा है इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स independently evolve similar traits to adapt to similar necessities. और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं पर वो एक ही एनवायरमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए सिमिलर ट्रेट्स डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर जो केस है बिल्लियों का, कि दो बिल्लियां एक ही स्पीशीज की हैं पर अलग अलग ग्रुप है, किसी का दांत बड़ा किसी का छोटा, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से है कि वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है कंपटीशन को बीट करने के लिए. अब देखिए,
Differences in the size of canine teeth are an example of convergent evolution. तो convergent evolution नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप्स जब साथ आते हैं सेम इन्वायरमेंट में तब होता है. इसमें होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जब सेम ही ग्रुप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं पर सोशल प्रेशर को बीट करने के लिए, कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए थोड़ा डिफरेंटली इवॉल्व हो जाते हैं तब. ठीक है. डी, डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ केनाइन टीथ वर ड्रिवन बाय पास्ट कॉम्पिटिशन. ये भी हो सकता है कि पहले वो बिल्लियां कहीं और थी, किसी और तरह के इन्वायरमेंट में, और वहां पे कंपटीशन होता था तो उस हिसाब से उनका टीथ इवॉल्व हो गया, या पहले कंपटीशन था और अब इवोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, तो वो भी रीजन हो सकता है. तो इसका आंसर ए होगा डेफिनेटली. इसका आंसर बी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है. तो सही उत्तर होगा आंसर ए, बी और डी. सिर्फ सी सही नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The biological species concept states that species are groups of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from the other such groups. Which one or more of the options could pose challenges for defining species using the biological species concept? तो biological species concept कहता है कि species are a group of natural interbreeding populations that are reproductively isolated from the other such groups. और वो reproductively दूसरे ग्रुप से अलग होते हैं. ठीक है. अब इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? फर्टाइल इंटरस्पीशीज हाइब्रिड्स. कभी कभी दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर जाते हैं और कोई हाइब्रिड बना देते हैं, तो वहां पर तो स्पीशीज अलग है फिर भी इंटरब्रीड करें, तो वो इस डेफिनेशन के लिए प्रॉब्लम है. और दूसरा एक्सटिंक्ट फॉसिल स्पीशीज. अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? पैलेंटियोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो फॉसिल की स्टडी करते हैं. So paleontologists cannot tell just by looking at two similar fossils if the creatures could mate. तो अगर जो डेड हो गई हैं स्पीशीज, तो उनको देख के सिर्फ नहीं बताया जा सकता है कि ये स्पीशीज आपस में मेट कर सकती थी कि नहीं. तो ये भी एक डेफिनेशन जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, ये फॉसिल्स के केस में अप्लाई होने में चैलेंज है. बाकी बैरियर्स टू जीन फ्लो कोई दिक्कत नहीं है. बीच में पहाड़ आ गया तो स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहाड़ है बीच में. इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन, आपस में ब्रीड कर रहे हैं, उसमें कभी कभी ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, मतलब ब्रीडिंग रेट लो हो गया, तो वो भी इश्यूज नहीं है. इशू है ए और बी. ये दोनों जो कारण है, दीज ऑफ द ऑप्शंस कुड पोज चैलेंजेस फॉर डिफाइनिंग स्पीशीज यूजिंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. क्या फॉसिल में डिफाइन नहीं कर सकते और इंटर ब्रीडिंग और इंटर स्पीशीज हाइब्रिड्स में भी डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, ए एंड बी. आगे 9, इंटरेस्टिंग सवाल. अ बटरफ्लाई स्पीशीज इनहैबिट्स 4 टाइप्स ऑफ पैची लैंडस्केप. ये है पी क्यू आर एस, ये 4 ग्रुप हैं और ये पैची लैंडस्केप्स हैं. ठीक है. ग्रे शेप्स रिप्रेजेंट ऑक्यूपाइड हैबिटेट एंड व्हाइट शेप्स आर अनऑक्यूपाइड. और जहां जहां ये ग्रे है ये ऑक्यूपाइड हैबिटेट्स, यहाँ बटरफ्लाइज हैं, और जो बाकी व्हाइट है वहां बटरफ्लाइज नहीं है. एरोज रिप्रेजेंट द ऑकरेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ पॉसिबल डिस्पर्सल. ये एरो है, इससे डिपेंड, ये बता रहा है कि डिस्पर्सल कैसे कैसे होता है स्पीशीज का. Which one or more of the options is likely to be correct? अब कौन सा ऑप्शन सही है? इन लैंडस्केप क्यू, इसमें पैच W इज अ सोर्स पॉपुलेशन क्लियरली, क्योंकि यहाँ से सब जगह बटरफ्लाई जा रही है, तो W सोर्स पॉपुलेशन है, ये बड़ा भी है, और यहीं से सब जगह एरो आउट की तरफ जा रही है, यहाँ से बटरफ्लाई जा रही है, तो ये सही है. लैंडस्केप R रिप्रेजेंट्स अ मेटा पॉपुलेशन. अब मेटा पॉपुलेशन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं. अ मेटा पॉपुलेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मेन पॉपुलेशन distributed in discrete habitat patches that is linked by occasional dispersal. मेटा पॉपुलेशन वो होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द मेन पॉपुलेशन वो अलग है, it's distributed in a discrete habitat patches that is linked by occasional dispersal. तो यहाँ occasional dispersal हो रहा है, तो लिखता है लैंडस्केप R represents a meta population. क्लियरली एक मेटा पॉपुलेशन है, क्योंकि ये डिस्पर्सल तो हो रहा है लेकिन बहुत बहुत अग्रेसिव डिस्पर्सल नहीं है, हल्का फुल्का डिस्पर्सल है, तो ये मेटा पॉपुलेशन है. ऑप्शन सी है लैंडस्केप P हैज द हाईएस्ट एक्सटिंक्शन रेट. ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है. लैंडस्केप S हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ये जो है ये सही हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दर्शा नहीं रहा है कि इंटरब्रीडिंग हो रहा है. ये बस है कि आपस में ये जो तितलियां हैं सब इधर उधर जा रही हैं. डिस्पर्सल रेट हाई है इसका, इंटरब्रीडिंग के बारे में कोई कहा नहीं जा सकता. ठीक है, तो आंसर सही होगा ए, बी और सी. लैंडस्केप क्यू पैच W इज द सोर्स पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ से सारा बाहर जा रहा है. लैंडस्केप R रिप्रेजेंट्स अ मेटा पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ ओकेजनल डिस्क्रीट पैच में है, लिंक्ड बाय ओकेजनल डिस्पर्सल है, थोड़ा बहुत डिस्पर्सल है. लैंडस्केप P हैज द हाईएस्ट एक्सटेंशन रेट, क्योंकि यहाँ से कहीं कुछ जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे ऑक्यूपाइड है पर यहाँ से इधर उधर नहीं जा रहा है,
और अनऑक्यूपाइड भी एरियाज हैं, तो एक्सटिंक्शन रेट भी यहाँ का हाई है और इधर उधर डिस्पर्सल नहीं हो रहा, तो एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो ए, बी और सी सही है, डी का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए डी सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज अ डायपॉज? डायपॉज क्या होता है? ए, अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी एंड अरेस्टेड ग्रोथ। सुसुप्त फेज होता है, सोया रहता है जानवर, ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। बी, इट्स अ फिनोमिनन इनकाउंटर्ड इन एनिमल्स टू अवॉइड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए जानवर ऐसा करते हैं कि वो सुसुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। सी, सम poikilotherms avoid both extreme heat and extreme cold by remaining dormant। और ये जो डायपॉज फिनोमेनन है बेसिकली ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोलकिलोथर्म्स करते हैं, जब एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो डोमेंट हो जाते हैं और वो सो जाते हैं। तो डी, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरा चैनल, और वीडियो पसंद आए तो कम से कम 3 दोस्तों को गुरु दक्षिणा के तौर